नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट। नेपाल में कोरोना वायरस का पहला मरीज 24 जनवरी को सामने आया था। उस वक्त भारत, ईरान, इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं पाया गया था। आज 85 दिन गुजर जाने के बाद इन सब देशों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लाखों में है, जबकि नेपाल में ये संख्या 15 पर रुकी हुई है। हमारे साथ काठमांडू से लाइव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट कमेटी मेंबर अताहर हुसैन फारूकी साहब हैं। हमने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सका। नेपाल में जब पहला कोरोना केस आया, वो भी एक एक महिला थी जो विदेश से आई हुई थी और उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया और जांच में उनको पता चला कि कोरोना है। तो सबसे पहले दुनिया में जब वुहान में जब ये मामला फैल रहा था, उसी वक्त से नेपाल में एक सचेतना फैली हुई थी कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, सैनिटाइज करना है हाथ को। और काठमांडू में मैं ये कोरोना आने से पहले भी, आप काठमांडू यानी हमारी जो कैपिटल सिटी है, उसका रिवाज रहा कि वहां पे मास्क लोग लगाते हैं। मतलब पहले से ही मास्क लगाते थे लोग पोल्यूशन से बचने के लिए। तो नेपाल में एक तरीके से एक रिवाज पहले से भी था, ये बड़ा मतलब शौक से और खुद पर्सनल हाइजीन के ताल्लुक से लोग मास्क पहनते थे यहाँ पे। तो जब ये बात वुहान से जब बात ये फैली, तो यहाँ पे लोगों ने मजीद मास्क लगाना शुरू किया, सैनिटाइज करना शुरू किया और सोशल डिस्टेंसिंग को जो है लोगों ने बरकरार करना शुरू किया। एक ये पहल हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो ये एक आह्वान किया, अपील किया, कुछ उन्होंने इंडिकेशन बताया कि आप ये करना है। और नेपाल में पहली बार जो है लॉकडाउन 23 मार्च से शुरू किया, पहला लॉकडाउन। और 23 से लेके शुरू किया 7 अप्रैल तक। फिर दूसरा लॉकडाउन किया नेपाल ने 7 अप्रैल से 14 तक। और अभी जो थर्ड लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के लिए कर रखा है। तो ये जो लॉकडाउन किया और इसका पूर्ण पालन जनता ने किया नेपाल में। अभी भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ दिहाड़ी मजदूर जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, उसका एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे भी हल्का फुल्का है। काठमांडू से लोग जो है बहुत काफी तादाद में फंसे हुए हैं। कुछ छोटी मोटी समस्याएं तो आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो नेपाल की जो स्थिति थी, वो शुरू से ही इसको जो है बड़ा मतलब केयरफुली लिया, हुकूमत ने लिया, आवाम ने लिया। इस वजह से आज हमारी सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। हम सिर्फ 16 केसेस हैं हमारे यहाँ, जिसमें एक ठीक होकर चला गया है और डेथ केसेस भी नहीं है हमारे यहाँ। फारूकी साहब, अभी मैं कल ही एक नेपाल के चैनल पर भारत के ताल्लुक से रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें भारत की बैड इमेज दिखाई गई थी। उसमें बताया गया था कि भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत दिनों तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि किसी तरह की कोई हेल्थ इमरजेंसी है। अब जब उन्होंने ये बात मान ली है, तो सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत में कोरोना वायरस तीसरे स्टेज में इंटर हो चुका है, जबकि मरीजों की संख्या यहाँ पे 13,000 के आसपास पहुँच चुकी है। इसके बरक्स नेपाल ने कैसे रिएक्ट किया था? हमारे यहाँ जो है जो सबसे अहम काम किया हमारे मुल्क ने, वो कि जो विदेश से आने वाले लोग थे उनको ट्रेसिंग किया, एयरपोर्ट पे उनका रिकॉर्ड रखा। जब इंडिया में लोग मतलब शायद मुझे लगता है कि फ्लाइटों से भर भर कर आ रहे थे, हमारे यहाँ इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी। हम स्क्रीनिंग करना हमारे हुकूमत ने शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ सचेतना फैला रहे थे हम, हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे रेडियो चैनल्स के जरिए और हमारे रिंगटोन्स के जरिए हमारे यहाँ सचेतना फैलाया जा रहा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए बचना ही सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। हमारी जो आर्थिक सामाजिक अवस्था है, उसके हिसाब से भी जरूरी है कि हम जो है बचा जाए इससे, वरना हम फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कतें हैं। जब यूरोप का ये हाल है तो हमारा हाल क्या, हश्र क्या होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब, और दूसरी बात, हम सबसे ज्यादा अफ्रेड जो रहे हैं, मतलब चिंतित रहे हैं कि बाहर से जो फ्लाइट में जो आने वाले लोग हैं उनकी तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर ये इंडिया में फैलता है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी खुली सीमाएं हैं दोनों देशों का, मतलब ओपन बॉर्डर है। तो वो मसला बड़ा होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में, इंडिया के लोग नेपाल में हैं। जब इन दोनों का आदान प्रदान होगा आने जाने का, और हुआ भी लॉकडाउन के लगते ही जो है इधर से लोग उधर भागने की कोशिश की, उधर से इधर आने के काफी बॉर्डर पे इसके लिए टेंशन भी पैदा हुआ। तो हम शुरू से ये सचेत रहे हैं कि बाहर से मर्ज नेपाल में ना आने पाए। खुसूसी तौर पे यूरोप, अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी, इटली है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा हम जो सचेत रहे हैं भारत। अगर वहाँ बहुत कुछ मसला पैदा होता तो हमारे यहाँ बड़ी दिक्कतें होंगी, हम उसको नहीं झेल पाएंगे, ये हम पहले से सोच रहे हैं।
फारूक साहब, इस लॉकडाउन से किसी तरह की कोई परेशानी अपर क्लास के लोगों को नहीं है? मिडिल क्लास में कुछ लोगों को या फिर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें इस लॉकडाउन से जहमत होगी, तो आपकी सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमारी सरकार ने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री और नेपाल गवर्नमेंट के जरिए शुरू में सबसे पहले उन्होंने हेल्थ हमारे क्वारंटाइन की जगह कौन कौन सी होंगी वो हमने तय किया। आज हमारे मुल्क में करीब 20,000 5,000 लोग क्वारंटाइन हैं और 94 लोग आइसोलेशन में हैं। इसके साथ साथ हमने मतलब कौन से स्टेट लेवल पे और जो है गांव लेवल पे जो है कौन कौन सी जगह होंगी आइडेंटिफाई किया हमने। कोरोना का हॉस्पिटल कौन कौन सा होगा वो स्टेट लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल मतलब के सेंट्रल लेवल पे वो हमने आइडेंटिफाई किया। उसके साथ साथ जब लॉकडाउन के बाद पहले हफ्ते के बाद में जो है दिक्कतें जब बढ़ना शुरू हुआ तो हुकूमत ने बीडीसी को वार्ड कमेटी को ये अथॉरिटी दिया कि आप अपने वार्ड में जितने लोग हैं मध्य मजदूर तबका जो डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए गरीब लोग जिनके पास खाना खत्म हो गया है उनको जो है आप राहत दीजिए। तो हमारे यहाँ एक स्केल बनाया गया गांव कमेटी की तरफ से, मतलब निर्वाचित जो गांव कमेटी होती है वार्ड अध्यक्ष होते हैं उसमें वार्ड के 4 सदस्य होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज को वहां साथ रखकर 15 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, ये एक मतलब स्केल बना पैकेज बनाया गया और वो लोगों को देने का काम शुरू किया। एक चरण वो काम नेपाल में वो हो चुका है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो संसद विकास कोष का पैसा होता था, यानी जो सांसद लोगों का डेवलपमेंट का जो कोष का पैसा होता था हर एक सांसद को जो मिलता था हर साल, उसको विनियोजन करके उसको उसमें कोरोना राहत कोष में ले जाके कन्वर्ट कर दिया है हुकूमत ने। एक बहुत बड़ा काम। अगर कोरोना का महामारी ये फैलता बहुत बड़े पैमाने पर तो उसको कैसे हम आर्थिक अवस्था हमारी कैसे धान उसको कंट्रोल करेगी, तो उसके लिए संसद का जो विकास का उसका पैसा था उसको उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है। इसके अलावा जो सांसदों का जो सैलरी होती है वो 2 महीने की सैलरी उन्होंने रोक ली है कि वो कटेगी वहां से। इस तरीके से बहुत सारी स्कीमें बनाई है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अपने मतलब वीडीसी को गांव पालिका और नगर पालिका को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के हिसाब से उन्होंने वहां पे पैसे भेजे हैं ताकि वो गरीबों को तक वो पैसे पहुंचाया जा सके, खाना पहुंचाया जा सके। फारूक साहब, जो हमारे यहाँ भारत में सत्ताधारी पार्टी है उसने, यहाँ की मीडिया ने, उनके बहुत सारे एमपीज एमएलएज ने कोरोना वायरस के पूरे मामले को मुसलमानों के सर पर डाल दिया है। क्या आपके यहाँ भी इस मामले को किसी तरह से कम्युनल रंग दिया गया है? नहीं, हम लोग यहाँ इंडियन चैनल्स को भी देखते हैं मतलब, और इंडिया को हम खास तौर से सुनते हैं नेपाल में। और यहाँ अक्सरियत की राय यह है कि इंडिया कहीं ना कहीं चूक रहा है। आने वाले दिनों में उसका दुष्परिणाम दिखाई देगा जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की रिपोर्ट देखते हैं तो कह रहा है कि 15 लाख करीब लोग फरवरी तक बाहर से आए हुए हैं, इसमें जमाती 3,000 लोग हैं सिर्फ। तो अगर ये डाटा सही है और 15 लाख लोग बाहर से विदेश से आए हुए हैं भारत में, तो वो जो सिनेरियो पैदा करेगा, जो वो स्थिति बनेगी, वो मेरे ख्याल से वो मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ हमारी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ जो है मतलब ये ज्ञान और विज्ञान का युग है। ये पहली महामारी में विश्व में जो दूसरी महामारी हुई और विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में ये यहाँ तक हम आते हैं तो दर्शन विज्ञान और ही सबसे आगे आया हुआ चीज है। और आप इस सदी में, इस वक्त में हम देख रहे हैं कि जो मुल्ला लोग हैं, जो पादरी हैं, जो पंडित लोग हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं और डॉक्टर इस अग्रिम मोर्चा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोरोना आंदोलन में है। और आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में जो पहला डॉक्टर शहीद हुआ वो मुसलमान ही है। और यहाँ मतलब एक वायरस को जो है हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चूक है और यहाँ की अक्सरियत इसको अच्छा नहीं मान रही है, क्योंकि लड़ाई कुछ और लड़ना चाहिए, हमको सब मिलकर लड़ना चाहिए। कोरोना ने सारी जातिवाद को, सारी क्षेत्रीयता को, सारी राजनीतिक सीमा को, सारी अंध आस्था को जो है सबको तोड़ दिया है। इसको अगर हम इस हिसाब से अगर नहीं लेते हैं और इसको क्रिमिनलाइज करते हैं, इसको सांप्रदायिकता का रंग देते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि हम सही जगह पर पहुंच पाएंगे। और नेपाल में भी इसको जोड़ने की भी कोशिश की गई। यहाँ इंडियन मीडिया ने आपकी इंडियन मीडिया ने दिखाया कि 40 लोगों को, एक जालिम मुखिया साहब हैं, वो एक मेयर भी हैं, पालिका के मेयर भी हैं, वो
वो 40 आदमियों को इंडिया में भेज दिया कि जो है कोरोना फैलाने के लिए, इंडियन लोगों को ही इंडिया में भेज दिया गया। जबकि पूरी दुनिया जानती है, WHO जानती है कि नेपाल में उस टाइम पे सिर्फ 9 केसेस थे, एक ठीक होकर चला गया, 8 केसेस थे सिर्फ। जी। और ये इतनी बड़ी आरोप एक देश के ऊपर, एक फर्द के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो गोया कि उस मुल्क के ऊपर लगा रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ी जो है आफत है। अब उससे लोगों को ध्यान न जाए तरफ आप एक छोटी छोटी चीजों में सांप्रदायिकता में उलझा दे रहे हैं। ये मुझे जहां तक फील हो रहा है, वहां की हुकूमत की ये सोची समझी स्कीम है जैसा मुझे लग रहा है। आप अपने दिहाड़ी मजदूरों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, आप जो वहां पे अप्रवासी मजदूर हैं उनको निकाल नहीं पा रहे हैं, आप वहां की जो आवाम, गरीब आवाम है, उनको जो है टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन चीजों में लोगों को उलझा दे रहे हैं। ये तो सही बात नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य स्थिति को ठीक करना चाहिए था। आप अपनी स्वास्थ्य कर्मियों की जो वो मारे जा रहे हैं उनकी मनोबल बढ़ाना चाहिए था, उनकी सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए थी, सुरक्षा कर्मियों को संयमित बनाना चाहिए था जो दिख रहा है पूरी दुनिया को। तो ये ना करके आप दूसरी तरफ लोगों को भड़का रहे हैं। ये वोट की राजनीति है, जो बीजेपी जो कल कर रही थी वो आज भी कर रही है। यानी इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप वही रवैया अपना रहे हैं। ये बड़ा शेम और शर्मनाक बात है। फारूकी साहब, आपसे आखिरी सवाल ये कि जिस दिन भारत में लॉकडाउन का ऐलान हुआ उससे एक दिन पहले यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि उसी दिन शाम में नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपये की कमी का ऐलान कर दिया था। उसके अलावा नेपाल सरकार 25 से 30% तक दवाइयों में लोगों को रियायत दे रही है। तो नेपाल एक गरीब देश माना जाता है, तो वहाँ की सरकार कैसे इतना बड़ा पैकेज दे रही है, कैसे मैनेज कर रही है? क्या किसी तरह की WHO की तरफ से, UN की तरफ से, किसी की तरफ से किसी तरह की कोई मदद है नेपाल के लिए? कुछ जो है अनुदान यहाँ पे अभी नहीं आ पा रहा है। जितनी हम किट मंगा रहे हैं, PCR किट हो चाहे RDT किट हो, वो हम खरीद कर अभी हम लाए हैं यहाँ नेपाल में। चाइना से आया हुआ चीज है वो। दवाइयाँ जो है हमारे यहाँ स्कैरसिटी आ रही थी। मैं अभी खास तौर से एंटीबायोटिक की कमी आ रही है, हम इंडिया से वो दवाइयाँ ले, लेकिन वो रेगुलर है। हम खाद्यान्न जितना है वो नेपाल में आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं। आपूर्ति आयात मतलब नेपाल सरकार आयात में जो है कोई कमी नहीं कर रही है, सहज बना रही है उसको। उसमें लॉकडाउन उसके लिए वो बाधक नहीं बन पा रहा है। नेपाल में अभी गैस के अलावा पेट्रोलियम मतलब ईंधन में अगर आप देखें तो पेट्रोलियम या पेट्रोल डीजल की जो है अभी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। फ्लाइटें सब बंद है, जो एयर फ्यूल है वो भी सब हम इस्तेमाल में नहीं है। गैस जो है हमने ये कर दिया कि ताकि सभी लोगों को पहुंचे। हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई, आपूर्ति मंत्रालय ने, कि जो है हाफ गैस कर दिया। मतलब अगर 14 किलो की सिलेंडर होती है तो 7 किलो ही अभी एक फैमिली को दिया जा रहा है, ताकि जो सबको मिल जाए, कहीं कोई कमी या कहीं उसकी जो क्या कहते हैं स्कैरसिटी ना आए। ये हुकूमत ने ये कदम उठाया है। तो और रहा सवाल जो है हुकूमत यहाँ मतलब इस सिचुएशन में है कि इस यहाँ तक है कि हम कोरोना का कोई भी इलाज जो है वो हुकूमत करेगी। वो आवाम अभी कल एक डिसीजन लिया है हुकूमत ने कि 12 अप्रैल तक जितने लोग विदेश से नेपाल में आए, 12 अप्रैल तक, 14 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक जितने लोग नेपाल में आए हैं उनको जो है RDT टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा जो विदेश से जो लोग आए उनके संपर्क में जितने लोग आए, कोरोना पॉजिटिव जितने लोग हुए नेपाल में, उनके संपर्क में जितने लोग आए उनको RDT टेस्ट अनिवार्य कराना होगा। इसके अलावा जो इस स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो मतलब इस अभियान में जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी RDT टेस्ट अनिवार्य कराना होगा, हुकूमत कराएगी। या जो 14 दिन तक जो लोग क्वारंटाइन बैठे, 14 दिन से ज्यादा जो लोग क्वारंटाइन में बैठे, उनको RDT टेस्ट अनिवार्य हुकूमत करेगी। मतलब अभी तक हमारे यहाँ 20,000 RDT टेस्ट हुआ है और आगे हुकूमत ये करने की पॉलिसी बनाई है। तो हुकूमत कर रही है। हम गरीब मुल्क हैं और मुल्कों के मुकाबले में, फिर भी हमारे यहाँ अभी ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या देखा जा रहा है कि कोरोना को लड़ना है तो भाई मतलब जो प्रिकॉशन है WHO का उसको लेना पड़ेगा। काठमांडू से अतार हुसैन फारूकी साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह रोजाना खबरें पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक सफा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।